क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, मतलब 10-15 क्वेश्चन होगा है ना, 10-15 क्वेश्चन होंगे एक पेपर में। चलिए 2015 का देखते हैं, इसके नीचे जस्ट होगा तो ये क्या शिफ्ट 2 14 में 2 पेपर हुआ था क्या, पता नहीं किस ईयर का है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये तो एप्टीट्यूड है, तो 10 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड के हैं। ये नहीं 15 का ही होगा जहां तक लग रहा मुझे। तो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिलेबस में है नहीं हमारे, तो ऐसे देखिए जो सिलेबस का होगा ये देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि M be a 3x3 मैट्रिक्स, सपोज दैट 1 2 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ M। तो M की आइगन वैल्यू है 1 2 3। तो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम पे हो जाएगा ना, आप M से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी जैसे m³ बाई अल्फा माइनस m स्क्वायर प्लस 11 बाई अल्फा। हाँ जी जी, उससे भी कर सकते हैं, बात वही है। तो वो बस इसको क्या कर रहा था, i के इक्वल है ना, यहाँ 11m आ जाएगा ना। ओके, तो मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब m की जगह आप 1 रख दीजिए, ठीक है, तो वैसे भी आ जाएगा कि ये कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यू आती है। तो पुट कर लीजिए, m की जगह 1 रख दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो m को जस्ट 1 रख दीजिए, i की जगह 1 है ना, मतलब 1 आइगन वैल्यू 2 3 4 इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो जस्ट 1 रखने पे आ जाएगा। तो सिर्फ 1 रखने से ही अल्फा का वैल्यू 6 आ रहा है, 2 रखने से भी 6 आ रहा है, और 3 रखने से हाँ सेटिस्फाई करेगा ना, इसीलिए ठीक है। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक थर्ड डिग्री कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो आ जाएगा। काई हैमिल्टन थ्योरम से हो गया। यहाँ जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट तीसरा है ना, 13 है, क्योंकि 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का था इसलिए 13 है। m कोई 3x3 सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ बता दिया मुझे m का एक आइगन वैल्यू 0 होगा है ना, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो एक आइगन वैल्यू 0 है। सपोज दैट 2 and 3 आर आइगन वैल्यू ऑफ m, तो पहले तो सिंगुलर बोला फिर 2 3 दे रहा है, तो 0 2 3 तीनों आइगन वैल्यू मिल गया मुझे। Then the number of linearly independent eigenvector of this, तो सिंपल 0 रखेंगे तो क्या आंसर होगा, 0 + 2 + 1, तो कितना आ गया, सॉरी 0 + 0 1 आए, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या आएगी इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, एक 1 आ गई, 2 रखेंगे तो 8 + 4 + 1 13, और 3 रखेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पे 27 + 6 33 34, तो मतलब इस मैट्रिक्स का हमने आइगन वैल्यूज निकाल लिया। क्या क्या आया, 1 13 और 34। अब तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, 3, क्योंकि डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो हर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलता रहेगा, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, सिंगुलर बोल के 0 दे दिया आइगन वैल्यू, और ये 2 3 दे ही रखा है, तो इन आइगन वैल्यू से यहाँ पुट कर दिया, m की जगह एक बार 0 तो 1 आया, m की जगह एक बार 2 तो 13 आया, 3 तो ये आ गया। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, डायगोनलाइजेबल है, तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि m कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, और इस तरीके से है कि m दिस। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैं क्या कॉमन निकालूंगा कि यही वेक्टर मिलेगा मुझे, तो -1/2 है। मैं पूछ रहा हूँ क्या कॉमन लूं इसमें से कि ये बन जाए। अच्छा क्यों सर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, हाँ कोई बात नहीं, m भी बराबर लैम्डा v है ना, m भी बराबर लैम्डा v, तो यहाँ से पता चला m की जो आइगन वैल्यू है वो 3 दूने 6 -3। ओके, अगर मैं -3 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगी, तो ये m भी बराबर लैम्डा v बन जाएगी, ये mv1 बराबर लैम्डा 1 v1, तो m की एक आइगन वैल्यू यहाँ से -3 आ गई, कोई बात नहीं, देखो यहाँ से अब mq टाइम दिस इज दिस। ओके, तो यहाँ से क्या बोल रहा है, mq ऑफ दिस इज दिस फॉर सम अल्फा बीटा बिलोंग्स टू मॉड अल्फा क्या होगा, तो ठीक है, इसी को फिट कर लो। ओके, अब मुझे अगर इसको इसके जैसा बनाना हो तो मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना,
या तो इससे -1/2 जैसे भी करना है ना, तो मैं अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं -2 से, तो m³ इंटू -2 -1 0, तो यहाँ हो जाएगा -2 अल्फा -2 बीटा -2 गामा, ठीक है ना। हाँ क्या, अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, क्यों किया मल्टीप्लाई, ताकि इसके जैसा बन जाए, इसके जैसा मतलब इसके जैसा बन जाए। तो -2 1 0 बनाने के लिए मैंने 2 से दोनों तरफ -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। ओके, अब ध्यान से देखिए आप, m³ इंटू दिस है तो m² बाहर रखो अभी आप, और m इंटू दिस किसके इक्वल है बता रखा है मुझे, m इंटू v बराबर लैम्डा v, तो λ1 v1, तो λ1 क्या आया था -3, तो जैसे भी कर लो आप, तो -3 टाइम, देखो समझ लो क्या कर रहा हूं, m³ है तो m² मैंने बाहर किया, एक m यहीं पे है, mv1, तो mv1 बराबर λ1 v1, तो λ1 -3 था, तो -3 टाइम खुद ही आएगा ये, अभी यही है ये -2 अल्फा -2 बीटा -2 गामा। अब फिर से -3 बाहर कर दो, एक m को फिर यहाँ शिफ्ट करो, तो -3, एक m यहाँ रखो, एक m को इसके साथ ले आओ, फिर mv1 तो बराबर λ1 v1 मतलब -3 v1, एक है ना -3 v1, तो फिर एक -3 हो जाएगा फिर, जी जी जी, तो उस तरीके से बनता रहेगा। तो ये चलने दो इसको, है ना, -2 अल्फा -2 बीटा -2 गामा। अब यहाँ से फिर एक m वहां जाएगा, तो mv बराबर λv, तो लैम्डा -3 है, तो यहाँ से फाइनली आ गया -3 का क्यूब और v रहेगा, तो -2 -1 0, क्योंकि mv बराबर लैम्डा v, तो -3 3 बार। अब ये कंपेयर कर लो, आ गया ना आंसर, तो -2 अल्फा -2 बीटा -2 गामा, तो मुझे -2 अल्फा जो है पहला एलिमेंट इन द कॉलम वेक्टर ऑफ राइट साइड, और पहला एलिमेंट इन द कॉलम वेक्टर ऑफ लेफ्ट साइड, तो -2 -3 की पावर क्यूब, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई है ना -27, और यहाँ पूछा है मॉड अल्फा 27, ठीक है ना, तो इजी है। तो जस्ट यहाँ पे आपको mv बराबर लैम्डा v, देखो यही बनाना था वहां पे, तो उससे इजीली आ गया। जैसे भी करते हैं आप, बात बराबर है, यहाँ भी कॉमन लेके हटा के इधर डिवाइड कर सकते थे तो भी आ जाता। हम लोग का अलग से किया था, फिर 27 आ गया। हाँ मतलब दूसरे तरीके से भी करेंगे कि हमने यहाँ पे वो किया है, जैसे भी करो, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के डेफिनेशन पे था, mv बराबर लैम्डा v, और वही चीज यहाँ 3 बार यूज हुआ है, mq था इसीलिए, एक m दूसरे m तीसरे m के साथ। ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, हमने हमारे पास हाँ था ना हमारे सिलेबस में, कॉन्टिन्यूटी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन है सिर्फ, हाँ तो वहां भी था ना, कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कब होगा, चलिए देखिए। सो ये है sin स्क्वायर t स्क्वायर 0 to x, ठीक है। तो 0 पे तो 0 to 0 0 हो जाएगी, बाउंडेड है। इन्फिनिटी पे क्या होगी, अगर मैं 0 to इन्फिनिटी करता हूं ये, तो क्या होगा, तो इट्स बेटर टू टेक द आइडिया f डैश x, तो आप यहां से f डैश x निकालेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x स्क्वायर, राइट, ये बन गया। अब ये डेरिवेटिव तो बाउंडेड है ना, बाउंडेड एंड आल्सो कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस बट बाउंडेड, तो सो हमारा कोई इंटरवल के एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड होगा, तो ये है ना कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, तो ठीक है। सर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस और 0 1 होगा, क्योंकि बाउंडेड है 0 1, बट नॉट 0 टू इंफिनिटी होगा, क्योंकि इंफिनिटी अनबाउंडेड, तो इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिक्कत ये है। हां, तो यहाँ पे अगर आप लिमिट देखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन था कि जैसे 0 1 है, तो 0 और 1 पे इजीली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, f डैश का भी fx का भी, है ना, fx का भी, कोई f0 to 1 करे, कोई फाइनाइट नंबर आएगा। और मेनली प्रॉब्लम है इन्फिनिटी पे, अगर हम देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, f डैश x, क्या ये डेरिवेटिव बाउंडेड होगा फंक्शन का इस पे, तो ये साइन स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी है, मतलब ये
एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एंड पॉइंट पे तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा ही। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर में क्या दे रखा है, ओनली 0 1। आंसर 3 दिया है। अच्छा ये देख यहाँ दिख रहा है ओनली सी ऑप्शन ना। ओके तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं कर रही बट ये है कि बाउंडेड होगी, है ना। यहाँ पे जो आपके पास है थ्योरम मैच नहीं कर रहा सी से। थ्योरम क्या था? तो थ्योरम था कि ये डिफरेंशिएबल एंड बाउंडेड होगा। तो है तो साइन बाउंडेड है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं बट बाउंडेड तो है ही डेरिवेटिव इसका। थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है? चेक करो भाई, डेरिवेटिव बाउंडेड है ना। देखो ये थ्योरम ये था कि इसका डेरिवेटिव बाउंडेड तो है, ये अलग बात है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना, बट जो भी होगा ये लेस देन इक्वल टू 1 ही तो होगा। ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, यहां पे इसमें जो होगा कंडीशन बाउंडेड डेरिवेटिव इज सफिशिएंट फॉर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये डेरिवेटिव बाउंडेड इसलिए ये हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अ बाउंडेड डेरिवेटिव इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई ऐसा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, ये थ्योरम है, ठीक है ना। तो हो तो रहा है। तो यहाँ पे मैंने f' निकाला, ये sin स्क्वायर x स्क्वायर है, तो क्या लग रहा है sin स्क्वायर क्या कभी इन्फिनिटी आंसर देगा? sin स्क्वायर का रेंज तो -1 से 1 के बीच में, अच्छा स्क्वायर है, तो दिस विल बिलोंग टू 0 to 1। अब जो भी होगा लेकिन डेरिवेटिव तो बाउंडेड है इसका। अच्छा लिमिट नहीं, कोई बात नहीं, इसमें फंक्शन जो होगा इफ यू कैन इंटीग्रेट तो यहाँ से 0 था ना कि a से b तक b में होगा और उसका मतलब बाउंडेड मतलब a से b होगा और उसका इंटीग्रेशन मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसे था ना। क्या है देख के बताओ ना, आपके पास नोट्स होगा बुक्स होगा, देख के एग्जैक्ट बताओ ना। नोट्स सर Sir, a continuous function is uniformly continuous if its derivative is bounded. बाउंडेड है ना, तो सिंपल है। इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने, डेरिवेटिव बाउंडेड है, चाहे x कुछ भी हो जाए तो ठीक है, इसके लिए दोनों सही है। तो x कुछ भी हो जाए डेरिवेटिव तो बाउंडेड ही रहेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल थ्योरम है ना। जब कोई भी लॉजिक से बताओ, यहाँ भी थ्योरम वही है कि बाउंडेड डेरिवेटिव इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है तो इट इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, हो गया। तो इसका डेरिवेटिव निकाला हमने sin स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड क्या होता है, इसका अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, तो इसका अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड 0 है, दैट इज बाउंडेड फंक्शन एंड दैट्स दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन बोथ, ठीक है ना। तो काफी है थ्योरम से। ये देखिए ये पावर सीरीज, अच्छा अभी हम कर रहे थे जैसे n ऑड n इवन, वैसे ही क्वेश्चन फिर आया जो वहां पे 2n के लिए था, तो इवन के लिए n था और ऑड के लिए 0 था, जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया आज। तो वैसे यहाँ पे फिर से है कि ये n z की पावर n है, लेकिन वहां क्या था z की पावर 2n बना रखा था, तो हमें z की पावर n बनाना पड़ा। यहाँ पे ऐसा बनाना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ डायरेक्टली हम n के साथ काम कर सकते हैं। कभी अगर 1/3 n का मतलब n लेने से ठीक है ना। तो लेमसुप लेंगे, आप लेमसुप लेंगे तो यहाँ पे जब आप लेमसुप लेंगे n की पावर 1/n, तो हमें क्या करना है, फिर से वही चीज जो मैंने बताया उस समय आपको कि एक बार इस पे लिमिट लगाएंगे तो एक 1/3 आएगी, कब, जब n इवन है, 1/5 आएगी जब n ऑड है। अब यहाँ लिमसुप होता है सुपीरियर, तो मतलब जो लार्जर वाली है वो हम कंसीडर करेंगे, तो 1/5 1/3 में 1/3 लार्जर है, तो 1/3 आंसर आएगा। सो 1/r इज इक्वल टू 1/3, तो r बराबर 3। अब इसका आंसर की चेक कीजिए तो 3 होगा।
ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो 1/r लिख रहे हैं तो लिमिट सुपीरियर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, लिमिट सुपीरियर ऑफ an की पावर 1/n। अब ये दोनों में ये एक सबसीक्वेंस है, दूसरा सबसीक्वेंस है, तो जिस सबसीक्वेंस की लार्जर लिमिट है वो हमारा लिमिट सुपीरियर होगा, जिस सबसीक्वेंस की छोटी लिमिट है वो लिमिट इंफीरियर होगी, तो उससे आ जाएगा। तो r is 3 आंसर होगा इसका। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, ये हम कर सकते हैं। तो हमारे लिए देखिए यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि x जो है बाइनोमियल है, x इज बाइनोमियल 5,1/2। जैसे यहाँ देखिए b5 1/2 लिखा था, आपको लग रहा हो कैसे पता चला बाइनोमियल या बीटा नहीं है, तो ये फर्स्ट पेज पे बता रखा है। आपको जब कंफ्यूजन हो तो आप जाना पहले पेज पे, नोटेशन लिख रखा है, वहां उन्होंने बता रखा है कि जब मैं ऐसा लिखूं तो इसका मतलब ये बाइनोमियल है वहां, तो इसलिए तो ये बाइनोमियल है और y जो है यूनिफॉर्म 0 1 है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, एक डिस्क्रीट है एक कॉन्टिन्यूअस है। हाँ सर हो जाएगा सर। तो इसमें सिंपली आपको सम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके, ठीक है। जैसे मैं एक हिंट देता हूं, जैसे पहला है कि x + y <= 2, तो x तो अब सम का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि एक तो डिस्क्रीट है एक कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये पता है मुझे कि x का सपोर्ट क्या है 0 1 2 3 5 तक 4 5, तो इस पे आप E1 E2 E3 E4 टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, अब यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x = x इनटू क्या होगा प्रोबेबिलिटी y तो 2 - x एंड समेशन x कहां से कहां तक 0 से लेके 5 तक, जो यहाँ पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ देखिए, तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे x को आप 3 ले लोगे, जब x को 2 लोगे तो y <0 तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। जब y x को 3 लेंगे तो 0 हो जाएगी, 4 लेंगे 0, 5 लेंगे 0, तो x की वैल्यू 0 1 2 तक चलेगा, ये आ जाएगा। देखिए सही आ जाएगा। यहाँ भी मतलब यहाँ गिवन लिख सकते हैं, गिवन x = x, ये टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू a गिवन EI। तो यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं x = x, मैं x को x रख रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू a गिवन EI, a आपका ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल A = प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू a, टोटल प्रोबेबिलिटी सेम थिंग डिनोमिनेटर में लग जाएगा। यहाँ ये तो कल भी एक क्वेश्चन था ना, हर साल एक क्वेश्चन ऐसा मिल जा रहा है जैम गेट में भी। तो आपको CDF दे रखा है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो हमें पता है कि CDF at 4 माइनस CDF at 2 माइनस, आप ध्यान रखना क्योंकि ये माइनस का अगर ध्यान नहीं रखो तो आंसर गलत आ सकता है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, 4 डिफरेंट केसेस है, दोनों तरफ इक्वलिटी होगी, दोनों तरफ नहीं होगी, एक साइड होगी एक साइड नहीं होगी, 4 केसेस हैं, चारों के अलग अलग फॉर्मूला है। इन जनरल कॉन्टिन्यूअस में चारों का सेम आंसर आएगा, लेकिन अगर मिक्स्ड है तो अलग अलग आंसर आएंगे। तो यहाँ 4 माइनस का मतलब जब 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 4 तो चलो यहीं पे आ गया, तो ये तो 1 आ जाएगा। 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे है, तो 3/5, तो ये 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं 0.40 होगा, है ना, तो ये आ जाएगा। तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, यहाँ देखिए आपको पता है हाउ, सो ये इंटीग्रेशन है 1 - CDF x dx। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तब भी हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला तीनों केस में वैलिड है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स सब में वैलिड है। देखिए करके दिखाता हूँ, आप किसी और तरीके से, हालांकि ये डिस्क्रीट का है तो एक तरीका है कि आप PMF निकाल लेंगे तब भी हो जाएगा। तो मैं 2 तरीके से करके आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि आंसर सेम आएगा। तो यहाँ जंप कहाँ है 0 पे, कितने का जंप है 1/4 का, 1 पे कितने का जंप है, कितना 1/3 - 1/4 1/12, तो 1/12 का। फिर 2 पे कितने का जंप है 1/2 - 1/3 कितना 1/6, ठीक है 1/6 2 पे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 11/3, सो 11/3 पे कितने का जंप है 1 - 1/2 1/2 का। तो ये PMF हो गया। तो इसके हिसाब से EX क्या आना चाहिए, समेशन xi pi, तो 0 फिर 1/12 1/3 11/3 2 है ना 11/6, सो टोटल 12 LCM ले लो आप, तो 1 + 4 × 12
6 दूने 12 22, तो कितना आ गया 27/12, तो 3 से काटेंगे 9 3 जा 3 4 जा, सो 9/4 इसका आंसर है। हमने जब पीएमएफ से देखा, इसी को मैं इस फॉर्मूले से लिखूंगा तब भी सेम आंसर आएगा। देखिए तो यहाँ 0 से 1, तो 0 से 1 1 माइनस 1/4 dx प्लस 1 से 2, तो 1 से 2 1 माइनस 1/3 dx प्लस 2 से 11/3 1 माइनस 1/2 dx एंड प्लस आगे आप करेंगे 11/3 से इंफिनिटी, तो 1 माइनस 1 0 ही हो जाएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और आप इससे भी ऐड करके देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा पहला टर्म 1 माइनस 1/4 3/4, दूसरे से आएगा 1 माइनस 1/3, तो ये आ गया 2/3 एंड प्लस वहां से आएगा 1 माइनस 1/2, लेकिन यहाँ साथ में ध्यान रखना है 1/2 ये है, 11/3 माइनस 2, तो 3 दूने 6 है ना, कितना 5/3, देखिए ये आ गया, इसको ऐड कीजिए वही आंसर आएगा 3/4 2/3 प्लस 5/6, आंसर वही आएगा, चेक कीजिए। ठीक है जी, तो किसी भी तरीके से जाएंगे आंसर वही रहेगा, आप चेक कर सकते हैं इसको ऐड करके कि 3/4 2/3 और 5/6 मिलके वही आएगा 9/4। कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, अच्छा आंसर यहाँ दे रखा है ना, अच्छा इसमें आंसर तो लगा ही रखा है इन्होंने, अलग से नहीं, आंसर तो यहीं पे दे रखा है ना हर क्वेश्चन में, नीचे आंसर लिख रखा है इन्होंने 2.25 9/4 2.25 आएगा, ओके यहाँ भी समय लगा रखा है। सो इन एन एक्सपेरिमेंट अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 6s आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन। तो एक एक्सपेरिमेंट को आप तब तक कर रहे हैं जब तक कि 2 6 ना आ जाए एक साथ। The probability that experiment will end in the 5th trial, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? Probability of RH, number of trial required to get the RH success. सर नेगेटिव नेगेटिव बाइनोमियल, R की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ठीक है ना, R है 2 सक्सेस चाहिए ना आपको, सक्सेस इज गेटिंग 6, सो एक डाई को तब तक रोल दो 2 6 ना आ जाए, तो R is 2 एंड 5th ट्रायल, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 5 पूछ रहा है आपसे, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव बाइनोमियल r, p होता है ना, तो 2,1/6, सो x है नेगेटिव बाइनोमियल में दो केसेस होते हैं, एक में आप नंबर ऑफ ट्रायल काउंट करते हैं, एक में नंबर ऑफ फेलियर काउंट करते हैं। तो यहाँ क्या जानना चाह रहा है ये कि द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड द 5th ट्रायल, कई बार ऐसा होता है आफ्टर 5 फेलियर्स, तो फेलियर्स में अलग पीएमएफ होता है, वहां 0 से स्टार्ट होता है सपोर्ट, ट्रायल में सपोर्ट R से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सपोर्ट स्टार्ट होगा 2 3 4 5 सो ऑन, तो यहाँ आपको x इज इक्वल टू 5 निकालना है, तो इसका पीएमएफ लिख लीजिए और आप देखिए नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ, नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस देखिएगा और उसके तरह उसमें ना, और नेगेटिव बाइनोमियल का स्पेशल केस है ज्योमेट्रिक, जैसे बाइनोमियल का स्पेशल केस है बर्नौली, है ना, तो आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 be the observed value of a random sample of size 6, तो n 6 है यहाँ पे, from uniform theta -1 to theta +4, while theta is this is unknown, then MLE of theta क्या होगा? तो यहाँ से PMF निकाल, इजी है ना, PMF निकाल लीजिए, फिर PMF के बाद क्या आ जाएगा, लाइक ये आएगा सर मीन ऑफ, मतलब थीटा है तो अंडर मीन ऑफ xi + 1 मैक्स ऑफ xi - सो 1/3 की पावर यहाँ से आ जाएगी, नहीं 1/5 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा पीएमएफ ना, देखो 5 आएगा 3/n, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन ये है, और थीटा कहाँ बिलोंग करेगी, थीटा 0 से नहीं नहीं, x थीटा -1 से हाँ, थीटा +4, तो यहाँ से अब ब्रेक करना पड़ेगा, थीटा के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, तो और ये यहाँ मीन ऑफ xi + 1, सो थीटा -1 लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ से आएगा थीटा +4 मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो एक से आएगा थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +1, और यहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -4,
तो यहाँ आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -4 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +1। ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है विथ इट्स डोमेन। अब यहाँ पे देखिए आप, तो n यहाँ पे 6 था ना, तो 6th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -4 फिर फर्स्ट। अब आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ एमएलई इनफाइनाइटली मेनी एमएलई हो सकता है, इस इंटरवल में जो भी नंबर आएगा वो सब एमएलई है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन पूरे डोमेन में मैक्सिमम होता है। तो आपको क्या करना है, थीटा का रेंज निकालना है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4.5 नहीं 5.7, हाँ ये ना, तो 5.7 -4 तो हो जाएगा 1.7। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें से, 1.1, ये 1.1, तो 1.1 +1, अरे 2.1 ये ऐसे कैसे, हाँ ठीक है ओके, 1.7 से 2.1 सही है ना इंटरवल, तो 1.1 to 1 2 पॉइंट, यस। अब आपको देखना इस इंटरवल का हर नंबर एमएलई होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा नंबर इस इंटरवल में है, 1.8 ठीक है, तो जस्ट 1.8 ही है, बाकी आउट ऑफ इंटरवल है। देखिए अगर कोई और नंबर एमएसक्यू में अगर आता है मल्टीपल सेलेक्ट में, तो अगर मोर देन 1 नंबर इस इंटरवल के बीच का होता है वो सारे एमएलई होगा। तो एनी नंबर बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इज द एमएलई, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/5 की पावर 6, जब थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो मतलब एमएलई होगा। ठीक है, लग रहा है खत्म ही हो गया। तो ये कर सकते हैं आप, ये वाला ना, ये तो नहीं था, हाँ ये हमारे सिलेबस का नहीं है, बेसल फंक्शन ये वाला है। देखिए तो ये जो क्वेश्चन है आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, बोल रहा है x लेस देन इक्वल 2/3 गिवन y इज 3/4। तो कंडीशनल पीडीएफ आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। यू हैव टू फाइंड f ऑफ x गिवन y बराबर 3/4। अगर आप ये निकाल लेंगे तो जस्ट आपको, हालांकि ये सीडीएफ है, सीडीएफ ऑफ ये निकालना पड़ेगा, फिर उसका ऊपर 2/3 पीडीएफ से सीडीएफ भी लगा सकते हैं आप, देख लीजिए ना, 2/3 गिवन y बराबर 3/4। या तो कंडीशनल सीडीएफ निकाल लीजिए या कंडीशनल पीडीएफ निकाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर कंडीशनल पीडीएफ निकाल रहे हैं तो जस्ट यू इंटीग्रेट, यहाँ पे x का लिमिट है 0 से y, y 3/4 है, तो 0 से 3/4 f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 3/4 x गिवन y इज इक्वल टू 3/4 dx। तो फर्स्ट यू फाइंड कंडीशनल पीडीएफ, आपको पता होगा ज्वाइंट से मार्जिनल आ जाएगा, मार्जिनल से कंडीशनल आ जाएगा, और कंडीशनल से या तो इंटीग्रेट कर लीजिए पीडीएफ को या सीडीएफ निकाल के डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा ये। यहाँ पे क्या कह रखा है कि आपके पास क्या है, एक सैंपल स्पेस है 0 1 का इंटरवल, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइंड बाय, ध्यान रखिए, देखिए ये प्रोबेबिलिटी है 0 to x इंटरवल का। तो जब x 1 से 2 में है तो ये प्रोबेबिलिटी है, और 1 हाफ से इसमें है तो x प्रोबेबिलिटी है। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट हाफ, कोई बताइए। हालांकि अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको इस इंटरवल जैसा लिखना पड़ेगा इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी 0 से 1/2 इंक्लूड करके माइनस, मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी 0 से 1/2 का लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ रहे हैं। देखिए आप लोग कर सकते ना, समझ रहे क्या किया मैंने। हाँ सर, 1/2 माइनस 1/4 किया, ठीक है ना, 0 से था तो 0 से 1/2 तक किया, फिर एक बार 1/2 तक गए, एक 1/2 के पीछे वाला नंबर लिया। तो जस्ट 1/2 को मुझे, आप लोग जानते होंगे ये मैंने ऐसा किया है, 1/2 को ऐसा लिख दिया, 0 से 1/2 क्लोज इंटरवल माइनस 0 से 1/2 ओपन इंटरवल, तो ये सिर्फ 1/2 बचेगा ना, तो वही किया है मैंने यहाँ पे। बट इसके जैसा दिखे इसने यहाँ 1/2 माइनस लिखा है, इसका मतलब वही है जो मैंने लिखा है यहाँ पे 0 to 1/2 माइनस, इसका मतलब वही है 0 से 1/2 ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, अब 0 से 1/2, तो 1/2 यहाँ इंक्लूडेड है, x मेरा एग्जैक्टली 1/2 है, तो आपको देखना है 1/2 कौन सा है, बताइए आप कौन सा यूज करेंगे, x/2 यूज करूं या x यूज करूं यहाँ पे। तो 1/4 होगा सर।
कौन सा वाला यूज करेंगे यहाँ पे हम? सर यहाँ पर से x/2 यूज करेंगे और वो x में 1/2 x यूज होगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे x exactly 1/2 है, yes. So when x is exactly 1/2, तो 1/2 कहाँ इंक्लूडेड है? यहाँ इंक्लूडेड है, तो मुझे x यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका आंसर 1/2 आएगा माइनस। अब यहाँ 1/2 माइनस है, 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे रहेगी, तो 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ है। अब देखना x क्या है ना, हमें x को कंपेयर करना है, तो ये x/2 यूज होगा, तो ये 1/4 होगा, तो 1/2 माइनस 1/4, 1/4 इसका आंसर है। ये चीज है, तो आपको इस पे फिट करना था, इस पे। ये पीडीएफ नहीं, ऐसा नहीं पीडीएफ समझ लेना है इसको, दिस इज नॉट पीडीएफ। ये बता रखा है 0 to x इंटरवल की प्रोबेबिलिटी x के टर्म्स में क्या होगी, ऐसा है। हाँ, यू मे अंडरस्टैंड लाइक x बिटवीन, है ना, आप ऐसा सोच सकते हैं कैपिटल X बिटवीन 0 एंड x, ये आप सोच सकते हैं, दिस विल वर्क, ठीक है। सीडीएफ टाइप का समझ सकते हैं आप, सीडीएफ बोल सकते हैं इसको? नहीं सीडीएफ बोल नहीं सकते, मतलब टाइप का समझ सकते हैं। वी कैन नॉट से इट इज सीडीएफ एक्चुअली, आई एम नॉट सेइंग सीडीएफ, हम सीडीएफ जैसा समझ सकते हैं सॉल्व करने के लिए। दिस इज नॉट सी, दिस इज प्रोबेबिलिटी एट एन इंटरवल बता रखा है आपको, दिस इज नॉट सीडीएफ एक्चुअली, क्योंकि सीडीएफ की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है ना। ओके। सीडीएफ लिखने का थोड़ा तरीका होता है, यहाँ 0 होता when x less than 0, 1 होता when x more than equal to 1, ऐसा होता, बट ऐसा बना नहीं रखा है। चल जाएगा राइट कंटिन्यूअस करके, तब चल जाएगा, उस तरह से सब सीडीएफ हो जाएगा। सीडीएफ लिखने का एक पर्टिकुलर वे है कि माइनस इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी पे 1 होना चाहिए, वैसा इसने डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है कि x1 x2 x3 बी द IID रैंडम वेरिएबल जिसका मीन 0 है और ex स्क्वायर ये है, तो मीन 0 है तो वेरिएंस भी, मतलब वेरिएंस ex स्क्वायर के इक्वल ही हो जाएगा, तो वेरिएंस 15/4 है। तो मुझे बता रखा है कि x1 का वेरिएंस इतना है और मीन 0 है। अब फाई एक फंक्शन है जो कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के थ्रू डिफाइंड है, तो फाई टी ये क्या पड़ता है आप लोग, साई टी, साई फंक्शन अलग ही है, जैसे साई ऑफ t इज इक्वल टू e ऑफ x1 स्क्वायर गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू t। तो व्हाट दे आर आस्किंग व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ साई दिस। तो मतलब क्या करना है यहाँ पे, एक्चुअली x1 square is given this, तो you put x1 square as this, इसका आंसर है ना 2.5। तो बाकी आप ट्राई करके आइए, फिर कल इसको देखते हैं हम लोग, हो जाएगा सॉल्व, है ना, तो देखना पड़ेगा। तो अभी 2000 हमने आज 15 और 14 का डिस्कस किया है, आप ट्राई करके आइए, जो डाउट रह जाएगा कल डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।